नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त 2021 है आज और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट एक्ट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दी है लेजिस्लेटिव डिबेट से संबंधित। तो लेजिस्लेटिव डिबेट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो जाती है और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आइंस्टाइन की थ्योरी को आए अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इससे संबंधित आर्टिकल हम संडे को डिस्कस करेंगे। संडे में जो साइंस एडिटोरियल आता है उसमें एक आर्टिकल आपको याद होगा हमने छोड़ा था न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित, वो हमने लास्ट टू लास्ट संडे को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉपीराइट एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की 2 प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आई थी 2002 से पहले, मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, और इसके बाद स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस एचपी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड स्कूल्स मैनेजिंग कमेटीज एंड अदर्स। इन दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन जजमेंट्स के बाद संविधान को अमेंड कर दिया गया था और संविधान में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल 21A में यह कहा गया है कि हर एक बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हक है और ये स्टेट की ऑब्लिगेशन बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोली थी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बाद अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी क्लियर शब्दों में कि स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि स्टेट प्रयास करे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। लेकिन क्वेश्चन अब देखो ये उठता है, चलो मान लिया राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसे अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का जारी करने का मकसद ये था पब्लिशर्स जो कंटेंट पब्लिश करते हैं ना, जैसे राइटर ने कोई बुक लिख दी और उसको टाटा मैकग्रा-हिल ने पब्लिश कर दिया। अभी देखो प्रोविजन ये है कॉपीराइट एक्ट के अनुसार पब्लिशर और ऑथर की अनुमति लिए बिना अगर फेयर पर्पस के लिए उस कंटेंट का इस्तेमाल करना है तो किया जा सकता है। फेयर कंटेंट मतलब जैसे अब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अब देखो किसी बुक की वो फोटोस्टेट करवाना चाहते हैं, या फिर टीचर है, टीचर बुक की फोटोस्टेट करवा के बच्चों को देना चाहता है तो वो दे सकता है, ये कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। ऐसा अभी कॉपीराइट एक्ट के अनुसार प्रोविजन है, मतलब फेयर यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, बिना ऑथर और पब्लिशर की अनुमति लिए बिना। ये कोई भी कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा अगर कोई टीचर कोई स्टूडेंट फोटोस्टेट करवा लेता है, एक दूसरे को दे देता है। लेकिन कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है पार्लियामेंट की, इन्होंने रिपोर्ट जारी की कि एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। एक तो देखो जो फेयर यूज के प्रोविजन है और दूसरा पब्लिशर और ऑथर के राइट्स, इनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि पब्लिशर और ऑथर वो देखो रॉयल्टीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब बुक बेचने पर जो उनको जो पैसा मिलता है इससे उनका घर चलता है, तो इसलिए उनके हितों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा बोला है इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स में। राइटर को यह बात अच्छी नहीं लगी। राइटर बोलती हैं कोविड-19 की महामारी के कारण ऑलरेडी इतनी दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को कंटेंट एक्सेस करने में, आप ऊपर से अगर आपने ऐसा कॉपीराइट एक्ट में बदलाव कर दिया फिर तो स्टूडेंट्स को और भी दिक्कत आने लगेगी। मतलब कहने का ये है, बल्कि आपको प्रयास करने चाहिए कि नए चैलेंजेस के अनुसार स्टूडेंट्स कंटेंट को एक्सेस कर सकें, बल्कि पुराने जो प्रोविजंस हैं आप उनको ही कम करने की, उन पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने की सोच रहे हो, ये गलत है। इसके अलावा देखो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉपीराइट ओनर्स के बीच ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, और जिसके ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था, जो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बाद, तो ये कन्फ्लिक्ट हमारे देश के लिटरेरी कल्चर के लिए और देश की इमेज के लिए अच्छा नहीं है।
मतलब हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसके अनुसार ये संकेत जाता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें वो लोग जो मेहनत करके लिखते हैं, जो बुक लिखते हैं, तो उनकी मेहनत का सम्मान नहीं होता, ऐसा संकेत जाता है। तो सेक्शन 52 जो है कॉपीराइट एक्ट का, इसे चेंज कर दिया जाए। और अभी जो प्रोविजन है ना कि फेयर पर्पज के लिए जो बुक है उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके लिए पब्लिशर या फिर ऑथर की कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। सिर्फ जो गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस है ना वहां पर ऐसा हो, क्योंकि देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास तो पैसा होता है ना। अब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे टीचर अगर बच्चों को किसी अच्छी बुक की फोटोस्टेट देना चाहता है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पहले ऑथर से संपर्क कर ले कि देखो भैया हम आपकी बुक की फोटोस्टेट बच्चों को देंगे और थोड़ा बहुत पैसा दे दे उस ऑथर को या फिर पब्लिशर को। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं ना, उनके पास पैसा होता है। इसीलिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये जो फेयर पर्पज वाला प्रोविजन है इसे आप सिर्फ लिमिट कर दो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा ना हो। और इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि आप थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, कितना कॉपी किया जा सकता है बिना कंसेंट लिए। और डिजिटल फॉर्मेट में जो खुले आम आदान प्रदान होता है, शेयरिंग होती है, इस पर भी आप थोड़ा रेगुलेशन लगाओ। ऐसा ये सारे पॉइंट्स स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किए। अब राइटर इस पर गुस्सा करते हैं। राइटर कहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई थी डीयू फोटोकॉपी केस में। उस केस का नाम था द चांसलर मास्टर्स एंड सेकुलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड अदर्स वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज। इस केस में पहले सिंगल जज की बेंच ने और बाद में डिवीजन जज की बेंच ने साफ तौर पर यह क्लैरिफाई किया था कॉपीराइट के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी बुक का कुछ भी पार्ट, कुछ भी पेज टीचर के द्वारा या फिर स्टूडेंट के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी फोटोकॉपी उनकी करवाई जा सकती है पढ़ाई के दौरान, यानी कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के दौरान। इस पर कोई रोक नहीं होगी, ये हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया था। मतलब कितने पेज फोटोस्टेट करवाए जा सकते हैं, कितना पार्ट बुक का फोटोस्टेट करवाया जा सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अपनी जजमेंट में। इसके बाद राइटर कहते हैं, राइटर मेनली 3 पॉइंट्स देते हैं लास्ट में क्यों कमेटी की जो रिपोर्ट है वो गलत है। सबसे पहला पॉइंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ तौर पे बोला था कॉपीराइट एक्ट को लाने का मकसद देखो ये भी है नॉलेज की हार्वेस्टिंग, यानी नॉलेज को और ज़्यादा स्प्रेड करना, और वो ऑथर्स जो बुक लिखते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं या फिर इन्वेंटर्स, उनको भी मोटिवेट करना पब्लिक के बेनिफिट के लिए। और देखो पब्लिशर्स को जो राइट्स दिए जाते हैं ना वो इसीलिए दिए जाते हैं कि सोसाइटी में नॉलेज स्प्रेड हो। अब मान लीजिए किसी राइटर ने कोई अच्छी सी बुक लिखी, वो बच्चों को वो बुक पढ़नी जरूरी है, तो इसका फायदा उठा के वो बुक चल रही है। मान लीजिए ऑथर और पब्लिशर उस बुक की कीमत अगर मान लो 2500 रुपये रख देते हैं, 3000 रुपये रख देते हैं, तो फिर तो वो पर्पज ही पूरा डिफीट हो गया ना कि नॉलेज स्प्रेड हो सोसाइटी में। तो पब्लिशर के जो राइट्स हैं वो सिर्फ एक मीन्स हैं ग्रेटर एंड को अचीव करने के लिए। ग्रेटर एंड है सोसाइटी में नॉलेज स्प्रेड करना। नॉलेज कैसे स्प्रेड होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर बुक की कीमत 3-3 हज़ार रुपये है? तो ये तो संविधान के आर्टिकल 21A के भी अगेंस्ट हो जाता है ना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है, कमेटी का ये भी कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट की डीयू फोटोकॉपी जजमेंट में पब्लिशर के राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया। मतलब जो बात बोली गई कि मर्जी कितना जो मटेरियल है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इससे पब्लिशर्स को नुकसान होगा। राइटर ये कहते हैं देखो वैसे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं है इन पब्लिशर्स के। एक स्टूडेंट थोड़ी ना कोई 30-40 रेफरेंस बुक पढ़ता है। जब देखो स्टूडेंट्स और टीचर्स बुक के मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में पब्लिशर्स को फायदा होता है। लॉन्ग टर्म में सिटीजन्स जिनकी लिटरेसी इंप्रूव हो जाती है, एजुकेशन इंप्रूव हो जाती है, जिनका अर्निंग पोटेंशियल एक्सपेंड हो जाता है, वो फिर इस बुक्स की, इन मटेरियल्स की मार्केट बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म में पब्लिशर्स को फायदा होता है। तीसरा,
जब देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई जाएगी कि इतने पेज फोटोस्टेट करवाए जा सकते हैं, ये तो पूरी तरह से आर्बिट्ररी हुई ना। अब किसी बुक के ज़्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी बुक के कम चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये गलत होगा। तो राइटर कुल मिला के इन 3 पॉइंट्स की सहायता से क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को, और अंत में ये बोलते हैं कोविड-19 के कारण नए तरह के चैलेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स को कंटेंट एक्सेस करने में। सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन बहुत से जो बुक्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। तो बल्कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कुछ रिपोर्ट दे दे पार्लियामेंट की कमेटी वाले तो ज़्यादा अच्छा होता, बल्कि उनकी जो रिपोर्ट है वो स्टूडेंट्स, टीचर्स से इन सबके अगेंस्ट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कॉपीराइट एक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लेजिस्लेटिव डिबेट्स, यानी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में जो डिबेट्स होती हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में डिसरप्शन हुआ और ये ट्रेंड सा चल रहा है कि पार्लियामेंट में डिबेट्स का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, या तो डिबेट्स होती नहीं या फिर अच्छी नहीं होती। तो इससे सभी दुखी हैं, सिटीजन्स और ओपोजिशन वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि जल्दबाजी में कानून पास कर दिया जाता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा लो है, और ये दुखद बात है। इवन सरकार भी दुखी है कि जल्दबाजी में हमें कानून पास करने पड़ते हैं और कानून पास करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन देखो इसमें अब एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है जब भी देखो किसी कानून को हम रिव्यू करते हैं, किसी स्टैट्यूट को, लॉ को हम रिव्यू करते हैं, तो उसमें बहुत बार एम्बिग्विटी होती है, यानी प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा वेग होते हैं। तो फिर हम इंटेंट जानने की कोशिश करते हैं कि किस इंटेंट के साथ में कानून पास किया गया था। और इंटेंट कैसे पता लगता है? इंटेंट पता लगता है पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है उससे। लेकिन जब डिबेट ही नहीं होगी पार्लियामेंट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें इंटेंट ही नहीं पता लगेगी किस इंटेंट के साथ में कानून पास किया गया था। जब उन्हें इंटेंशन नहीं पता लगेगी तो उन्हें फिर प्रोविजंस को एनालाइज करने में दिक्कत आएगी। यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी स्टेटमेंट में बोली। उन्होंने दुख जाहिर किया कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आज के समय में डिबेट हो रही है, डिबेट नहीं होती है तो बिल्कुल नाम मात्र की मिनिस्टर जो हैं बिल्कुल छोटा सा रिप्लाई कर देते हैं, और 1-2 मेंबर के द्वारा कंसर्न रेज किए जाते हैं बिल पर, तो मिनिस्टर सिर्फ उसका जवाब दे देते हैं। हेल्दी डिबेट्स नहीं हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्जाम्पल भी देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब जब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था ना 1947 में, उस समय काफ़ी हेल्दी डिबेट हुई थी इस एक्ट से पहले। एक्ट में कुछ प्रोविजंस एम्बिगुअस थे, वेग थे, लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट ने काफ़ी बार उस एक्ट को पास करने से पहले वाली जो डिबेट्स हैं उनको देखा है, ताकि पता लग जाए कि पार्लियामेंट ने किस इंटेंशंस के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस एक्ट को बनाया है। देखो आज के समय में ना एक्ट में बहुत बार ऐसे प्रोविजंस छोड़ दिए जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी टफ सी होती है, इसलिए उस लैंग्वेज को क्लैरिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इस प्रकार की जो डिबेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें लैंग्वेज इस प्रकार की है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस लैंग्वेज को ऐसे इंटरप्रेट किया कि स्टेट का कोई रोल नहीं है ओबीसी को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन बाद में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को ठीक करने के लिए फिर से संविधान को अमेंड कर रही है। भाई अब पहले ही लैंग्वेज सही रखते तो कितना सही होता। मतलब आपने लैंग्वेज पहले इतनी वेग रखी कि सुप्रीम कोर्ट उसे एनालाइज कर रही है, फिर गलत इंटरप्रेट कर रही है। तो आप इंपॉर्टेंट कानून बनाते हो तो लैंग्वेज उसको बिल्कुल क्लियर रखिए ना। और लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अच्छा तो ये हो कि सभी बिल्स को कमेटीज के पास में भेजा जाए। कमेटीज बिल्स में काफ़ी सुधार लाती हैं, वो लैंग्वेज भी सुधार देती हैं, वो सरकार से पूछ भी लेती हैं कि आपने ये प्रोविजन क्यों ऐड किया है, सिविल सोसाइटी से उनके कंसर्न्स ले लेती हैं कमेटीज। तो बिल्स को कमेटीज के पास तो भेजा ही जाए, ये कन्वेंशन बननी चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में जितने भी बिल पास होने के लिए आए उनके संदर्भ में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हाल ही में टोक्यो में जो ओलंपिक्स समाप्त हुए उस ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस से संबंधित है। आप जीएस
पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक्स समाप्त हुए, इसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। इंडिया की अभी तक की ओलंपिक्स में ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे बढ़िया इंडिया ने कभी भी परफॉर्म नहीं किया है ओलंपिक्स में, और ये पहली बार था किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो। नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो हमें कुछ रीजंस को एनालाइज करना चाहिए जिसकी वजह से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इस ओलंपिक्स में थोड़ा बहुत इंप्रूव हुई है, ताकि उन फैक्टर्स को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकें और आने वाले ओलंपिक्स में भी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो देखो ये हुई, इंडिया इंक यानी हमारे देश में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं ना, उन्होंने सरकार के साथ मिलके अच्छे से काम किया स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, इंडिया में पहले की अपेक्षा कर देखो ज़्यादा सीरियसनेस है स्पोर्ट्स को लेके। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको अगर याद हो तो 2016 के ओलंपिक्स में ऐसे आरोप बहुत लगे थे कि खिलाड़ी कम हैं, लेकिन जो खिलाड़ियों का दल पहुंचा है रियो में, उनके साथ साथ पॉलिटिशियंस और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं की। इस बार गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को ये समझ में आ गया, प्लेयर्स को ऑफिशियल्स की आवश्यकता नहीं है, प्लेयर्स को आवश्यकता है कोचेस की, फिजियोथेरेपिस्ट की, यानी उन लोगों की जो खिलाड़ियों का वहाँ पर साथ दे सकें। तो इस वजह से इस बार आपने नहीं देखा होगा कि ज़्यादा पॉलिटिशियंस, इवन मुझे तो शायद एक भी नहीं दिखा पॉलिटिशियन वहाँ पे जो टोक्यो में गया हो जिसकी फ़ोटोज़ वायरल हुई हो। इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नहीं गए। लेकिन पिछली बार तक तो बहुत क्रिटिसिज्म होता था। ये छोटी मोटी जो बॉडीज़ नहीं होती, टेनिस फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन, उनके जो चीफ थे वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। उनको ये लगता था कि वैकेशन है, वैकेशन बिता के आ जाएंगे। लेकिन इस बार अप्रोच में डिफरेंस आया है। इसके अलावा देखो, कुछ स्टेट्स जैसे उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज तो एलोकेट किए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स हैं जैसे JSW स्पोर्ट्स, जिसको हेड करते हैं पार्थ जिंदल, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण के द्वारा। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसको प्रमोट किया जाता है राहुल द्रविड़ और P गोपीचंद के द्वारा। ये सब कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव्स हैं। तो इन इनिशिएटिव्स के साथ मिलके इन स्टेट्स ने काम किया है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। उड़ीसा गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया जाता है। 2018 के बाद से ही इंडिया की वुमेन हॉकी टीम और मैन हॉकी टीम, दोनों टीम्स को स्पॉन्सर किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। 16 जो मेंबर्स हैं हॉकी की महिला टीम की, उसमें से 9 तो देखो हरियाणा से हैं। जिस प्रकार से मुश्किल हालातों में इन स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, हॉकी महिला टीम की खिलाड़ियों ने तैयारी की, वो देखो वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। इसके अलावा सरकार की 2 स्कीम्स जिन्होंने मदद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनकी ओलंपिक में मेडल जीतने की संभावना ज़्यादा है, उनको मदद दी जाती है काफ़ी प्रकार से। जैसे कि उनको फॉरेन कोचेज से ट्रेनिंग दिलवाना हो, बेस्ट इक्विपमेंट्स मुहैया करवाना हो, काफ़ी तरह की मदद दी जाती है टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस स्कीम के अंतर्गत। लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी है इस स्कीम का कि देखो, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स तो फ़ायदा ले लेते हैं इस स्कीम का, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पर्सन्स का क्या? उसके बाद एक और स्कीम है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करती है कॉर्पोरेट फंडेड इनिशिएटिव्स के साथ मिलके। अब आपके मन में एक ये भी आया होगा कि ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स क्यों अपना पैसा खर्च करते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इनका क्या इंटरेस्ट है? इनको देखो, वैसे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना पैसा खर्च करना ही होता है 2%, तो ये स्पोर्ट्स पे खर्च कर देते हैं। इससे इन्हें पब्लिसिटी भी मिलती है और इनका जो ब्रांड है वो भी बनता है, इसलिए ये स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो 2021-22 में स्पोर्ट्स के लिए कितने रुपए एलोकेट हुए? 2596। पिछले साल की अपेक्षा करती है 8% कम है, बढ़ना चाहिए लेकिन कम हुआ है। दूसरा, अभी भी देखो जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं जैसे टेनिस फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन, इन सब में पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है, करप्शन इनमें काफ़ी ज़्यादा है, नेपोटिज्म देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद। तो इन स्पोर्ट्स बॉडीज़ को क्लियर करने की आवश्यकता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, इन बॉडीज़ की एफिशिएंसी इंप्रूव करने की आवश्यकता है।
हमारे देश में 56 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जिनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल और दूसरी प्रकार की असिस्टेंस मिलती हैं, लेकिन अभी भी ये जो 56 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस है ना, ये पॉलिटिशियंस के द्वारा रन की जाती हैं। यहाँ पे साफ सफाई जब तक नहीं होगी, स्पोर्ट्स कल्चर तो है वो ग्राउंड लेवल से इंप्रूव नहीं होगा। एक ये भी सजेशन दिया जाता है कि जो देखो मेडल जीत जाते हैं वो तो सब ठीक है, जो नेशनल लेवल पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले, ओलंपिक में खोले, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते तो उनको करियर की चिंता सताने लगती है। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए ताकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें कि स्पोर्ट्स पर्सन्स बनने की कोशिश करोगे, कुछ ना हुआ तो ज़िंदगी में क्या करोगे, अपना जीवन यापन कैसे करोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इंडिया को अभी बहुत आगे जाने की आवश्यकता है और उसका समय अभी है। मतलब ओलंपिक जो है अगले 3 साल बाद है ना, 2020 में होने थे लेकिन 2021 में हुए टोक्यो वाले, तो 3 साल बाद जो ओलंपिक्स है ना उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद 6 महीने पहले। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।